नाजरीन, वो कहानी तो आपको याद होगी कि सन 1857 में अंग्रेज इंतजामिया के खिलाफ पंजाब में मज़ाहमत करने वाले अहमद खान खरल की जान ले ली गई तो उनके कुछ साथियों को फांसी दी गई, कुछ तोपों का निशाना बने और बाकी काला पानी भेजे गए। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बदनामे जमाना काला पानी जेल के बारे में बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सियासी जबान में काला पानी से मुराद बहरे हिंद में वो जजीरे हैं जहां अंग्रेज हुक्मरान कैदियों को जिला वतन करते थे। कलकत्ता से 780 मील जनूब में छोटे और बड़े इन तकरीबन 1000 जजीरों का मजमुआ जजायर अंडमान निकोबार कहलाता था और दारुल हुकूमत का नाम पोर्ट ब्लेयर रखा गया। तारीखदान और मुहक्किक वसीम अहमद सईद अपनी तहकीक काला पानी गुमनाम मुजाहिदीन जंग आजादी 1857 में लिखते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना परचम लहराने के अलावा कैदियों की बस्ती और नौआबादियात के लिए सन 1789 में पहली कोशिश की जो नाकाम हुई। बाद में सन 1857 का हंगामा बर्पा हुआ तो फांसियों, गोलियों और तोप से इनकलाबियों की जानें ली गईं। उम्र कैद भी दी गई, मगर किसी दूर दराज मकाम पर एक ताजीरी बस्ती या कैदियों की कॉलोनी की जरूरत महसूस की गई ताकि अंग्रेजों के बागी फिर से बगावत या मुज़ाहमत ना कर सके। नजर इंतखाब जजायर अंडमान ही पर गई। ये जजायर कीचड़ से भरे थे। यहाँ मच्छर, खतरनाक सांप, बिच्छू, जोंकों और बेशुमार अकसाम के जहरीले कीड़े और छिपकलियों की भरमार थी। फौजी डॉक्टर और आगरा जेल के वार्डन जेपी वॉकर और जेलर डेविड बेरी की निगरानी में बागियों को लेकर पहला काफिला 10 मार्च सन 1858 को एक छोटे जंगी जहाज में वहां पहुंचा। खरल के साथ ही मुमकिन तौर पर इसी जहाज में ले जाए गए होंगे। फिर कराची से मजीद 733 कैदी यहाँ लाए गए और फिर यह सिलसिला जारी रहा। सईद लिखते हैं कि काला पानी एक ऐसा कैद खाना था जिसके दरो दीवार का भी वजूद न था। अगर चार दीवारी या हदूद की बात कीजिए तो साहिल समंदर था और अगर फसील की बात कीजिए तब भी ठाटे मारता हुआ नाकाबिले अबूर समंदर ही था। कैदी कैद होने के बावजूद आजाद थे, लेकिन फरार के सारे रास्ते बंद और फिजाएं जहरीली थीं। जब कैदियों का पहला काफिला वहां पहुंचा तो खुशामदीद कहने के लिए सिर्फ पथरीली व संगलाख जमीन, घने और सरबफलक दरख्तों वाले ऐसे जंगल थे जिनसे सूरज की किरणें छन कर भी जमीन बोस नहीं हो सकती थी। खुला नील को आसमां, नामुवाफिक और जहरीली आबो हवा, पानी की जबरदस्त किल्लत और दुश्मन कबाइल। दिल्ली के इन मुहक्किक के मुताबिक अंडमान ही को हिंदुस्तान की जंगी आजादी की कुर्बान गाह करार दिया जाना चाहिए। फरंगियों, उनके मुसाहिबीन, मुलाजमीन और अमले के दीगर अफराद के लिए तो खेमे नस्ब हो गए, लेकिन कैदियों को झुग्गी, झोपड़ियों और अस्तबल नुमा अहाते भी अरसे बाद ही नसीब हो सके, जहाँ न कोई फर्श था, न रिहाइश की अशद जरूरियात का कोई सामान। झोपड़ियों का ये हाल था कि बारिश के दौरान अंदर और बाहर यकसा कैफियत हुआ करती। सारा दिन कैद व मुशक्कत की वजह से बेपनाह और नाकाबिल तसव्वुर मेहनत करना, जुल्म तशद्दुद का शिकार रहना और फिर बदतरीन ग़िज़ा पर कनात करके मुसलसल मौत के लिए जिंदा रहना ही कैदियों की किस्मत थी, जिसकी वजह से हर कैदी मौत ही का मुतमन्नी रहता, क्योंकि मसाइब से निजात का वाहिद जरिया मौत ही थी। हर कोठरी पर छप्पर था जिसमें रंजो मर्ज भरा हुआ था। हवा बदबूदार और बीमारियों का मखजन थी। बीमारियां बेशुमार, खारिश वकूबा, वो मर्ज जिससे बदन की खाल फटने और छिलने लगती है आम थी। बीमार के इलाज, तंदुरुस्त के बकाए सेहत और जख्म के इंदमाल की कोई सूरत न थी। दुनिया की कोई मुसीबत यहाँ की अलनाक मुसीबतों पर कयास नहीं की जा सकती। जब कोई उनमें से मर जाता था तो खाकरोब उसकी टांग पकड़कर खींचता हुआ गुस्ल व कफन के बगैर उसके कपड़े उतारकर रैक के तोदे में दबा देता था। न इसकी कब्र खोदी जाती थी, न नमाज जनाजा पढ़ी जाती थी। नाजरीन, 19वीं सदी के आखिर तक तहरीक आजादी ने जोर पकड़ लिया। यूं अंडमान भेजे जाने वाले कैदियों की तादाद में भी इजाफा हुआ और एक आला हिफाजती जेल की जरूरत महसूस की गई। सन 1896 में सेलुलर जेल की तामीर का आगाज हुआ। बर्मा से ईटें आई और तरफे तमाशा देखिए कि तामीर उन्हीं कैदियों को करना पड़ी जिन्हें खुद उसमें कैद होना था। 5 लाख से ज्यादा रुपयों के खर्च से सेलुलर जेल की तामीर सन 1906 में मुकम्मल हुई। जेल के दरमियान एक टावर से कैदियों की सख्त निगरानी की जाती, जिनको 13.5 फुट लंबे और 7 फुट चौड़े 700 कमरों में रखा गया था। जेल के कमरों में रोशनदान के लिए गुंजाइश पैदा की गई तो कुछ इस अंदाज से कि इससे भी हवा न आ सके। पेशाब और पाखाने के लिए सुबह, दोपहर और शाम के औकात मुकर्रर किए गए। इस दौरान किसी को हाजत हो तो उसे सिपाहियों के डंडे खाना पड़ते। फांसी घर भी बनाया गया था ताकि अंग्रेज जिसे चाहे ठिकाने लगा सके। कैदियों के जहनी तशद्दुद के लिए जेलर कोठरियों को बंद करके चाबी अंदर फेंक देते। ताहम ताले इस अंदाज से बनाए गए थे कि कैदी जेल के अंदर से ताले
तक ना पहुंच सके। कैद तन्हाई नाफिज की गई क्योंकि बरतानवी नौआबादियाती हुकूमत यकीनी बनाना चाहती थी कि सियासी कैदियों को एक दूसरे से अलग रखा जाए। नाजरीन, बरतानवी रोजनामे द गार्डियन की सन 2001 में की गई एक तहकीक के मुताबिक बरतानवी राज ने हिंदुस्तानी मुखालफिन और बगावत करने वालों को एक ऐसे तजुर्बे के तहत दूर दराज नौआबादियाती जजीरे में भेजा जिसमें तशद्दुद, तिब्बी आजमाइशें यानी दवाओं के फार्मास्यूटिकल ट्रायल जिनमें बहुत से लोग बीमार हुए और जान से गए, जबरी मुशक्कत और बहुत से लोगों के लिए मौत शामिल थी। सेलुलर जेल में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लाए गए कैदियों, जिनमें बाद में दीगर जराइम में सजा पाने वाले भी शामिल थे, को सख्त अजियतें दी जाती थीं। नाजरीन, सन 1919 और 1931 के दरमियान सेलुलर जेल के जेलर डेविड बेरी को नए अंदाज में सजा देने का माहिर माना जाता था। डेविड बेरी का कहना था कि इनकी किस्मत में ये लिखा है कि वो अपनी मलका के दुश्मनों को बजाय फांसी देने या गोली मारने के तशद्दुद और शर्मनाक मजालिम से ही खत्म कर देंगे। इनमें चक्की पीसना, तेल निकालना, पत्थर तोड़ना, लकड़ी काटना, एक हफ्ते तक हथकड़ियों और बेड़ियों में खड़े रहना, तन्हाई, 4 दिन तक भूखे रखना वगैरह शामिल थी। अमूमन यहाँ सांस लेना बहुत दुश्वार होता था, जबान सूख जाती थी, दिमाग सुन्न हो जाते थे और हाथों में छाले पड़ जाते थे। सन 1941 में एक जबरदस्त ज़ल्ज़ला आया। सुनामी पैदा हुआ होगा मगर जानी और माली नुकसान के आदाद-ओ-शुमार दस्तयाब नहीं है। नाजरीन, इसके बाद जापान ने मार्च 1942 में अंडमान के जजीरों पर कब्जा कर लिया। सेलुलर जेल में इसके पकड़े गए बरतानिया के मुश्तबा हिंदुस्तानी हामियों और बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अरकान को कैद किया गया। 30 जनवरी 1944 को जापानियों ने 44 मकामी कैदियों को सेलुलर जेल से निकाला और ट्रकों में भरकर हम्फ्रेगंज के मकाम पर ले गए, जहां एक खंदक पहले ही खोदी जा चुकी थी। इन लोगों को अंग्रेजों के लिए जासूसी के शुबे में गोलियों से भूनकर उनकी लाशों को ठोकर मारकर इस खंदक में फेंक दिया गया और ऊपर से मिट्टी और कूड़ा करकट डालकर खंदक को पाट दिया गया। खुराक की किल्लत बढ़ती गई, इसलिए जापानियों ने बूढ़े और ऐसे कैदियों से निजात हासिल करने का फैसला किया जो काम करने के काबिल न थे। 13 अगस्त 1945 को 300 हिंदुस्तानियों को 3 कश्तियों पर लाद कर एक गैर आबाद जजीरे पर ले जाया गया। जहाँ कश्तियाँ साहिली समंदर से कई सौ गज दूर थीं, तो इन कैदियों को समंदर में कूदने पर मजबूर किया गया। इनमें से तकरीबन 1/3 डूब गए। जो साहिल तक पहुँच पाए वो भूख से मर गए। जब बरतानवी इमदादी कारकुन 6 हफ्ते बाद पहुँचे तो सिर्फ 11 कैदी जिंदा थे। अगले दिन 800 कैदियों को एक और गैर आबाद जजीरे पर ले जाया गया, जहाँ उन्हें साहिल पर छोड़ दिया गया। 19 जापानी फौजी साहिल पर आए और उनमें से हर एक को गोली मार दी। बाद में फौजी दस्ते तमाम लाशों को जलाने और दफनाने के लिए आए। 2 अक्टूबर 1945 में जापानियों ने मुत्तहदा फौजों के सामने हथियार डाल दिए और जज़ायर दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। इस बार मजलूमीन में जापानी भी शामिल थे। दूसरी आलमी जंग के खात्मे पर जापान के हथियार डालने के 1 माह बाद अंग्रेजों ने 7 अक्टूबर 1945 को ये ताजीरी बस्ती खत्म कर दी और कैदियों को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात की जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। नाजरीन, रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 80,000 हिंदुस्तानियों को सन 1860 से सजा के तौर पर अंडमान भेजा गया। आजादी पसंदों की अक्सरियत बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र से थी। वो ज्यादातर सिख, हिंदू और मुसलमान थे और तमाम जातों और बरादरियों से थे। सन 1957 में जंग आजादी की याद में इंडिया और पाकिस्तान में 100 साला तकरीबात होंगे। इस मौका पर मज़ाहमती शायर साहिर लुधियानवी ने कहा था कि बरतानिया को जंग आजादी के कत्ले आम पर ना सही लेकिन काले पानी के मजालिम पर बर्रे सगीर के लोगों से जरूर माफी मांगनी चाहिए। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा एहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।